वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों की खिदमत में अब। और मुझे वैसे लगा था कि शायद पहली वीडियो से ही वैसे काम हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन है। तो कोई मसला नहीं है यार, होता है, कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और ये सिचुएशन भी बड़ी टेंस सिचुएशन होती है कि मतलब इश्यूज होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। इवन आपको कुछ चीज़ें पता भी हो तो तब भी बच्चा डर डर के उसमें कर रहा होता है कि मैं कोई मिस्टेक ना कर दूँ, कि ज़रा सी मिस्टेक और आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो कोई इशू नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। आपके जितने इश्यूज़ हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, जितने कंसर्न्स हैं, इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि उन सबको रिजॉल्व किया जाए। तो इस वीडियो में हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा सा प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में, और कुछ बच्चे जैसे कह रहे थे कि आईबीएम के बारे में थोड़ा सा बीबीआईटी के बारे में बता दें, तो हम उससे रिलेटेड भी हल्के फुल्के से डिस्कशन करेंगे। और उसके अलावा आप लोगों ने अगर ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस लेना हो तो वो कैसे ले सकते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस के बारे में डिस्कशन करके देखते हैं। तो जो आपने जब ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस लेना है ना, तो आपके पास वहाँ पे वेबसाइट पे जब जाएंगे ना, admission.uit.edu.pk पे, तो आपके पास ये ऑप्शन नज़र आएगा वहाँ पे। तो आपने यहाँ से करना है कि परचेज ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस एंड टोकन। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पे आपने अपना CNIC एंटर करना है, और उसके बाद आपका एक चालान बन के आ जाएगा। अब वो जो चालान आ जाएगा, अब आपने वो पे करना है। अब वो पे क्यों, कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस परचेज करने के लिए आपको वो पे करना पड़ेगा। अब उसकी पेमेंट के दो मेथड हैं, मैंने यहाँ पे दोनों आपके सामने स्क्रीन पे वैसे शो किए हुए हैं। मैं ये डिस्कस भी कर लेता हूँ, हल्का फुल्का सा टच देते हैं इसे। तो HBL कनेक्ट ऐप जो है एप्लीकेशन, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। उसमें अगर आपका अकाउंट है ऑलरेडी तो अच्छी बात है। तो आप उसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप चले जाएंगे लाइफ स्टाइल बटन पे, कनेक्ट ऐप में लाइफ स्टाइल बटन पे। जब वहाँ पे जाएंगे तो उसके बाद आपने एजुकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एजुकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने स्कूल फ़ी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट्स अपेयर होंगे, उनमें से आपने UET लाहौर को सिलेक्ट कर लेना है, और वहाँ पे अपना चालान नंबर शो राइट कर देना, राइट कर देना। और चालान नंबर आपको मिलेगा कहाँ से, जो आपने ऑनलाइन अभी चालान बनाया था ना, वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ होगा टॉप पे, गौर से देखिएगा। वहाँ पे दो चीज़ें होंगी, सीरियल नंबर और चालान नंबर। तो वहाँ से आपने चालान नंबर एंटर कर देना है। जब आप चालान नंबर एंटर करेंगे तो साथ आपका नाम आ जाएगा, आपने वो नाम वेरीफाई करना है। जब आपका नाम वेरीफाई हो जाएगा तो आपके पास पेमेंट गिवन आ जाएगी, कितनी पेमेंट आपने करनी है वहाँ पे। तो आप उस पेमेंट पे सिलेक्ट कर देंगे, और जो आपका जो चालान नंबर हो जाएगा, पेड हो गया, पेड चालान नंबर को आप टोकन के तौर पे यूज़ कर सकेंगे। सेकंड मेथड क्या है, ये उन लोगों के लिए जिनका HBL में ऑनलाइन बैंकिंग का अकाउंट भी बना हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ HBL के जिनका बना हुआ है अकाउंट वो ही कर सकते हैं ये ऑप्शन अवेल। तो आप अपनी उसी HBL ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन में मोबाइल पे है तो ठीक है, वरना आप उसके अलावा मतलब लैपटॉप के ज़रिए भी लॉगिन हो सकते हैं। वहाँ पे जाके सिलेक्ट मोर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और उसमें चले जाएंगे एजुकेशन में, जो कि बिल पेमेंट कैटेगरी में आता है। उसके बाद वहाँ पे भी इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे सामने आपके, और उनमें से आपने UET लाहौर सेलेक्ट करना है, और वहाँ पे अपना चालान नंबर एंटर करना है। बाकी सेम प्रोसेस है जैसे कि ऊपर था, और इसी तरह आपका चालान पे हो जाएगा। आपका चालान का जो है क्या कहते हैं इसे, चालान नंबर जो है वो टोकन के तौर पे इस्तेमाल होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जो आप अब उन लोगों के लिए, ये वाला जो फेज़ है इस वक्त उन लोगों के लिए है जिन्हें FSC के रिज़ल्ट का इंतज़ार अभी नहीं है। यानी ये वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को जो मैं अभी डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ यहाँ पे, जिनका एडमिशन रिज़ल्ट आ चुका है। यानी रिज़ल्ट आने के बाद भी आप ये वीडियो दोबारा कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कोई मसला वसला हो तो आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं, आपका वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू। तो इसमें है क्या कि आपने यहाँ पे अपना एंट्री टेस्ट रोल नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ और CNI से। उसके बाद आपके इस तरह की एक विंडो आ जाएगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। तो उसमें आप लोगों ने इंट्री टेस्ट के दौरान, अगर इंट्री टेस्ट जिन्होंने दिया हुआ है उनके लिए, BBIT और BBA वालों के लिए बात नहीं हो रही है। जिन्होंने इंजीनियरिंग फील्ड्स में जाना है या नॉन इंजीनियरिंग फील्ड्स में जाना है, यानी कि UET में, IBM में नहीं, UET के ही कैंपस में IBM को छोड़ के जिन्होंने एडमिशन लेना है, तो उनकी वो डिटेल्स वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होंगी, जिसे आप एडिट अब नहीं कर सकते। तो जो उसके अलावा हैं चीज़ें वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, जैसे कि गार्डियंस इनकम, मदर्स नेम, ऑर्फन येस और नो, ईमेल एड्रेस अपना दे देंगे। उसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट FSC के स्टूडेंट हैं तो इंटरमीडिएट पे, DAE के स्टूडेंट हैं यानी अपने डिप्लोमा होल्डर हैं तो DAE पे क्लिक कर देंगे, A लेवल के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे, और अगर आपने
बीटेक किया हुआ है तो बीटेक पे क्लिक करके उसके हिसाब से नीचे आपकी जो क्वालिफिकेशंस पूछी जाएगी उसके मार्क्स लगाएंगे। अब जो मेरे पास इस वक्त विंडो सामने शो हो रही है ये है फर्स्ट ईयर मार्क्स ऊपर लिखा हुआ है। ये फर्स्ट ईयर मार्क्स इसीलिए लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर इसके थ्रू ही एडमिशन हुए थे। फर्स्ट ईयर के मार्क्स और मैट्रिक के मार्क्स को कंसीडर किया गया था मेनली, और इन्हीं की बेस पे एडमिशन हुए थे। इस साल अभी क्या होता है एफएससी के रिज़ल्ट वो देखते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि 70% जो है वो कंबाइंड रिजल्ट पे रखते हैं या पार्ट 1 को रखते हैं। वैसे तो कंबाइंड रिजल्ट ही आएगा क्योंकि पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं आया था, ड्यू टू कोविड सबको प्रमोट कर दिया गया था। तो जो रिजल्ट आएगा तो आपने वो मार्क्स यहाँ पे एंटर कर देने हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है ना आपकी, वो प्रेफरेंसेस वाली है। मैंने इसके बारे में पहले भी बहुत दफ़ा बताया, फिर से मैं बता रहा हूँ कि प्रेफरेंसेस वाली फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे साथ फीस शो की हुई है एक सेमेस्टर की जो है, मतलब हमारे टाइम से तो अब ये बहुत ज़्यादा है फीस। तो मतलब इस वक्त हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता यूईटी। जो हम्बल बैकग्राउंड या बिल्कुल ही मतलब के लोअर बैकग्राउंड से हों, मिडिल क्लास फैमिलीज हो, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ आप माइंड में रखें कि आपको शुरू में तो मुश्किल होगी, उसके बाद आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं इवन ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस। पहले तो ऑप्शन था, आई डोंट नो अब आता है कि नहीं, क्योंकि मैं इस वक्त वो वेबसाइट को एक्सेस वैसे नहीं कर सकता। तो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि वहाँ पे पूछते हैं कि आपको लोन फैसिलिटी चाहिए, अगर नहीं तो फिर वहाँ पे नो, और अगर चाहिए तो यस कर देते हैं। आई थिंक अब ये वैसे ख़त्म कर दिया यूईटी ने, तो इसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है लोन के लिए। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, आपका इंटरव्यू होगा, अगर वो देखेंगे आप एलिजिबल हैं तो आपको 50% मिल जाएगा लोन फैसिलिटी। यानी आपको 50% फ़ी अदा करनी पड़ेगी अभी, और बाकी जो है 50% वो आप ग्रेजुएशन के बाद 10 साल का टाइम पीरियड दे देते हैं विंडो, उसमें आपने वो ड्यूज़ अपने क्लियर करवाने होंगे। प्रेफरेंसेस की बात करें जो कि मेन टॉपिक था, यहाँ पे हम पता नहीं किस तरफ निकल गए हैं ये। तो प्रेफरेंसेस में ना यहाँ पे सबसे पहले जो है डिसिप्लिन, यहाँ पे आपने फील्ड सेलेक्ट करनी है जिसे आप टॉप पे रखना चाहते हैं। आपने सबसे ऊपर वही फील्ड रखनी है जो जिसमें आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कि हाँ मुझे इसी फील्ड में जाना है। और ये चीज़ दिमाग में रखनी है, सिर्फ इंटरेस्ट को मद्देनज़र नहीं रखना, अपना मेरिट को भी देखना है कि आपका एग्रीगेट उस तक पहुँचेगा कि नहीं। इनकेस नहीं पहुँचता तब भी रख दें, रखने में इशू कोई नहीं है, लेकिन नीचे वो वाली फील्ड्स भी ऐड साथ कर दें जो कि आप जिसमें आपका मेरिट फॉल कर सकता है। लेकिन उस इस चीज़ को भी एक और चीज़ यहाँ पे ख्याल में रखने वाली है, आपके दिमाग में रखने वाली है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा सिविल में एडमिशन हो, अब मैंने यहाँ पे डिसिप्लिन तो अपना जो है ना सिविल सेलेक्ट कर लिया है, डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लिया, कैंपस मेन कैंपस कर लिया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मेन कैंपस के अलावा जाना, मे बी नारोवाल या रचना कैंपस या फैसलाबाद कैंपस, अगर वहाँ पे सिविल मौजूद है तो वहाँ पे जाना चाहते हो तो यहाँ से आप वो कैंपस सेलेक्ट कर लेंगे और कैटेगरी कर लेंगे आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। A1 यानी कि ओपन मेरिट सब्सिडाइज जो है कैटेगरी, उसके बाद A2 है इवन, और इस तरह नॉन सब्सिडाइज यानी ओवरसीज़ वालों के लिए ये S कैटेगरी है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपने अपनी मेरिट लिस्ट को जितना दिल करे आप बना सकते हैं लंबी। मैंने अपने टाइम पे 19 फील्ड्स रखी थी मेरिट लिस्ट में, क्योंकि मेरी कोई प्रायोरिटी थी ही नहीं, तो मैंने सारी की सारी फील्ड्स वहाँ पे रख दी। मैंने कहा जिसमें आया नाम ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। एग्रीगेट मेरा अच्छा भला था, यानी कि मेरा एग्रीगेट कम था, लेकिन मुझे कोई फील्ड इंटरेस्ट ही नहीं था किसी चीज़ में। तो मैंने कहा था कि जो भी हुआ ठीक है, जहाँ एडमिशन हुआ मैं कर लूँगा कुछ भी हो जाए। तो मैंने इस तरह अपने टाइम में ज़्यादा रखी थी। तो आप 1 2 10 20 तक जितनी दिल करे, जिस जिस कैंपस में दिल करे आप फील्ड्स रख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका इशू नहीं होगा। ज़्यादा प्रेफरेंसेस देने से मसला इस केस में आएगा अगर आपका दिल ही सिर्फ सिविल में जाने का कर रहा है और आपका इन केस किसी और फील्ड में हो गया, फॉर एग्जाम्पल मेटलर्जिकल में हो गया एडमिशन, और तब आपने कहा नहीं जी मैंने मेटलर्जिकल में जाना ही नहीं और मैंने फ़ीस अब सबमिट नहीं करवानी। अगर आप तब फीस सबमिट नहीं करवाएंगे तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। हो सकता है कि 4th लिस्ट तक सिविल नीचे आ जाए, तब आपका मेरिट बन भी रहा हो, लेकिन आपने फ़ीस नहीं जमा करवाई होगी तो आपका मेरिट कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से आपने फ़ीस तो ज़रूर देनी है, आप फ़ीस जमा करवा दें, उसके बाद वेट करें, जैसे जैसे लिस्ट लगे मेरिट नीचे आएगा, आप प्रमोट होते जाएंगे। जैसे आप अपनी कंसर्न फील्ड में पहुंच जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उसे परसू करें। अगर नहीं पहुंच सकते किसी वजह से तो आप फ़ीस वापस ले सकते हैं यूईटी से। उनकी फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी भी है, वो प्रोस्पेक्टस में आप देख लीजिएगा। फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी है, कुछ हल्के फुल्के सी कटौतियाँ होंगी एज़ पर HEC रूल, बाकी फ़ीस आपको वापस दे दी जाएगी, तो इशू नहीं होगा। लेकिन अगर फ़ीस नहीं दी तो एडमिशन ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए प्रेफरेंस देख के बनानी है, अच्छे से बनानी है।
सिर्फ अपने शौक को नहीं देखना, अपने मेरिट को भी देखना है। अगर मेरिट की वजह से आपने ऊपर नीचे कुछ कर दिया तो आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। IBM के लिए जो है BBA और BBIT फील्ड हैं, तो उसके लिए या वेबसाइट पे ये ऑप्शन होगा, क्लिक हियर इफ यू डोंट हैव इंटरेस्ट रोल नंबर फॉर BBA एंड BBIT ओनली। वहाँ पे क्लिक करेंगे। अब BBA और BBIT के इस साल एंट्री टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे ये NTS भी ले लेते हैं और IBM का अपना टेस्ट भी होता है, लेकिन इस साल उन्होंने ये रिक्वायरमेंट ख़त्म की हुई है। तो जो मेरिट है ना वो आपके इंटरमीडिएट है उसके इक्विवेलेंट, यानी कि DAE के हैं तो DAE के, या A लेवल है तो A लेवल के बेस्ड पे ही आपका मेरिट डिसाइड किया जाएगा। BBA की ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, तकरीबन इसके बारे में ना हर बंदे को ही पता होता है, मतलब कि इवन एटलीस्ट जिनको इंटरेस्ट है ना इस फील्ड में उन्हें तो इसके बारे में बिल्कुल पता होगा कि ये क्या फील्ड है और इसमें क्या होता है या इसका क्या फ्यूचर स्कोप है। BBIT के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है IBM की एक फील्ड ही। और इसमें होता क्या है, BBIT में होता है क्या है कि इसमें कंप्यूटर जो है ना सिस्टम्स, उन्हें यूज़ किया जाता है बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और मैनेजेरियल जो डिसीजंस हैं उनके लिए। BBIT फील्ड है, यानी इस फील्ड में आप पढ़ते क्या हैं वो इस तरह का काम। इसका मकसद क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस फील्ड के, क्या है कि IT और बिजनेस की जो स्किल्स हैं वो स्टूडेंट्स के दरमियान दोनों ही क्रिएट की जाएँ, यानी कि बिजनेस और IT को एक साथ यूज़ करके किस तरह मैक्सिमम आउटपुट आप जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, और क्या है, क्या आ सकता है कि IT की अंडरस्टैंडिंग हो और उसे बिजनेस में यूज़ कैसे करना है, जो प्रॉब्लम्स हैं उसे कैसे सॉल्व करना है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसे कैसे यूज़ करना है, या मैनेजेरियल डिसीजंस हैं उसे कैसे लेना है। तो उस सब के लिए ये फील्ड है BBIT, जो कि BSIT से काफ़ी डिफरेंट है। अगर कोई जाना चाहे BBIT में, तो ये था BBIT के बारे में। यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, ना करते हुए भी वीडियो का काफ़ी टाइम हो ही जाता है। तो इसके अलावा भी अभी भी आपको कोई कंसर्न हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई इशू हो, आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं। मुझे जवाब देते हुए कोई मसला नहीं होगा। आप लोग क्वेश्चन कर करके थक जाएंगे, मैं जवाब देता देता नहीं थकूँगा। मुझे पता है कि ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल फ़ेज़ होता है। मैं अपने टाइम में गुजरा हूँ, आज से 7 साल पहले मैं भी इसी फेज़ में जब था, तो मेरे लिए भी काफ़ी चीज़ें न्यू थी, मुश्किल थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इवन फॉर्म्स मेरे सामने थे, चीज़ें सामने थी, लेकिन फिल करते हुए मुझे डर भी लगता था कि मेरी ज़रा सी गड़बड़ और मेरा एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जिस जगह पे जहाँ पे आपको जिस तरह की भी हेल्प चाहिए हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो हेल्प प्रोवाइड की जाए, आपका जो इशू है उसे रिज़ॉल्व किया जाए और आपका काम आसान किया जाए, आपके लिए मुश्किलात में जैसे भी हो सके कमी की जाए। ठीक है, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।